हेलो स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, हल करेंगे 2011 के प्रश्न पत्र को, जो कि है यूपी पीजीटी फिजिक्स या नागरिक शास्त्र का पेपर है। इसके पहले हमने 2021 और 2016-13 तीनों प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने न देखा हो तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र का विचार द्वितीय युद्ध के समय, विश्व युद्ध के समय देने वाले थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र का विचार दिया था। कब दिया था? तो सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को दिया था। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना गया है? तो प्रवासी भारतीय भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार किसे कहा गया है? तो भारतीय मूल के भारतीय मूल के विदेश नागरिक हैं, भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं, इन्हें ही भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय की संज्ञा दी गई है। देखिए, जो एनआईआर है, कई लोग इसे आंसर कर रहे होंगे। तो जो एनआईआर है, ये उन भारतीय नागरिकों को कहते हैं जो कि शिक्षा व्यवसाय हेतु जो विदेश में रहते हैं, उन्हें एनआईआर कहते हैं। शिक्षा या व्यापार होती है जो विदेश में रहते हैं। तो दोहरी नागरिकता का प्रथाम भारत में नहीं है। कहाँ है? तो अमेरिका में है। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? तो देखिए, राज एक साध्य है, राज एक साध्य है, ये जो है ये कथन असत्य है मार्क्स के अकॉर्डिंग। कार्ल मार्क्स के जो राज संबंधी विचार है उसमें राज एक कृत्रिम संस्था है। इन्होंने राज को क्या माना है? तो कृत्रिम संस्था है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, राज को कृत्रिम संस्था के अलावा कुछ नहीं मानते। तो राज एक साध्य है, यह कथन गलत होगा। इनके अनुसार तो राज्य जो है वह लुप्त हो जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है वह लुप्त हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है? तो राज्यपाल से संबंधित जो गलत कथन है उसका चयन हमें यहाँ करना है। देखिए, जो एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता, तो यह कथन गलत है। तो हमें गलत का ही चयन करना था। तो एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता, तो यह कथन क्या है? तो गलत है। देखिए, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की बात की गई है कि एक राज्यपाल होगा और वह एक से अधिक राज्यों में एक साथ क्या है? राज्यपाल के पद पे रह सकता है। तो यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से किस संगठन को दक्षिण दक्षिण सहयोग के एक नए मंच के रूप में जाना जाता है? किस संगठन को दक्षिण दक्षिण सहयोग के एक नए मंच के रूप में जाना जाता है? तो इप्सा को। जो इप्सा है यह दक्षिण दक्षिण सहयोग के एक नए मंच के रूप में इसे जाना जाता है। देखिए, जो दक्षिण दक्षिण सहयोग संगठन है, इसका आरंभ कब होता है? तो इसका आरंभ होता है 1968 में, जब अंकटाड सम्मेलन हुआ था। अंकटाड सम्मेलन हुआ था कहाँ? तो नई दिल्ली में। और जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है, इसके संवाद से विकास हुआ है विकासशील देशों के आपसी सहयोग का। और देखिए, जो इप्सा का अर्थ क्या है? देखिए, इप्सा जो है, इप्सा आई से इंडिया, बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका। इप्सा इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का जो 17 अक्टूबर 2017 को डरबन दक्षिणी अफ्रीका में त्रिस्तरीय जो मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक हुई थी, तो वही इप्सा है। कब हुई थी इसकी बैठक? तो 17 अक्टूबर 2017 को। कहाँ हुई थी? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। तो इप्सा का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो देखिए, जो प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो यह कथन असत्य है। जो प्रस्तावना है वह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो यह कथन गलत है। ये प्रस्तावना जो है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। जहाँ संविधान की भाषा को समझने में असमंजस की स्थिति बनती है, वहाँ उद्देशिका संविधान की विधिक व्याख्या में सहायता करती है। तो प्रस्तावना जो है वह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध अंबेडकर से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वह अंबेडकर से नहीं है? तो अंत्योदय का विचार।
अंत्योदय का विचार जो है यह अंबेडकर से संबंधित नहीं है। ये किसका विचार था? तो ये विनोबा भावे का विचार था। अंत्योदय का विचार जो है वह विनोबा भावे का है। बाकी देखिए महर्ष सत्याग्रह, काल राम मंदिर सत्याग्रह और मूक नायक का जो प्रकाशन होता है यह अंबेडकर से संबंधित है। जो महत्व सत्याग्रह हुआ था वह कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में। महत्व सत्याग्रह कब हुआ था? तो 20 मार्च 1927 को। 20 मार्च 1927 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो दलितों को पानी दिलाने का। दलितों को पानी दिलाने के उद्देश्य से महत्व सत्याग्रह किया गया था। जो काल राम मंदिर सत्याग्रह है यह होता है 2 मार्च 1930 को। 2 मार्च 1930 को हुआ काल राम मंदिर सत्याग्रह। और जो मूक नायक एक पत्रिका है इनकी, मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है जिसका प्रकाशन अम्बेडकर ने किया था 1920 में। तो महत्व सत्याग्रह कहाँ होता है? महाराष्ट्र में 20 मार्च 1927 को। महत्व सत्याग्रह 20 मार्च 1927 महाराष्ट्र, दलितों को पानी दिलाने हेतु। काला राम मंदिर सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? तो 2 मार्च 1930 को। मूक नायक का प्रकाशित होती है तो 1920। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो सुमेलित नहीं है? सुमेलित जोड़ा नहीं है उसका हमें क्या करना है? तो चयन करना है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका अवरोध एवं संतुलन से संबंधित है। फ्रांस प्रशासनिक कानून। इंग्लैंड जो है वह विधि के शासन से। स्विट्जरलैंड एकल कार्यपालिका। तो देखिए स्विट्जरलैंड जो है एकल कार्यपालिका का लक्षण यहाँ नहीं पाया जाता है। जो स्विट्जरलैंड है यहाँ जो व्यवस्था जो है यहाँ, तो स्विट्जरलैंड में एकल व्यवस्था नहीं है। क्या है? तो यहाँ स्विट्जरलैंड में बहुल व्यवस्था, बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था है। बहुल कार्यपालिका है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन 4 हमारे से हमें गलत चयन करना था। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवरोध का संतुलन, राजनीतिक जो व्यवस्था है वह अवरोध और संतुलन के लक्षण को प्रदर्शित करती है संयुक्त राज्य अमेरिका की। और जो फ्रांस है, फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था है का लक्षण है वह प्रशासनिक कानून की बात करती है। बेहतर है वहाँ का जो प्रशासनिक कानून है। वहाँ इंग्लैंड जो है वह विधि के शासन की बात करता है। बट स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, एकल नहीं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल का संविधान में उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। देखिए भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है वह भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है। अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है और वह देश का दूसरा कानून अधिकारी भी होता है। और वह अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों द्वारा उसकी सहायता की जाती है। वर्तमान में जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं वह तुषार मेहता हैं। तुषार मेहता हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया है? किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख में या परिचय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया है? तो वह है बारकर। बारकर ने अपनी पुस्तक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। और वह अपनी पुस्तक में यह भी कहते हैं कि उद्देशिका में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सभी आवश्यक तथ्य जो है वह समाहित है। ये बात करते हैं कौन? तो बारकर। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित को क्या करना है? तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए राज मन्नार कमेटी, जो राज मन्नार कमेटी है वह कब आती है? तो राज मन्नार कमेटी आपकी आती है 1969 में। राज मन्नार कमेटी 1969 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। 1966 में। संथानाम कमेटी जो है, संथानाम कमेटी जो आती है ये आती है आपकी 1962 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना होती है 1956 में। 1956 में। तो देखिए आप सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? तो सबसे आएगा पहले राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी स्थापना 1956 में। उसके बाद संथानम कमेटी की स्थापना होती है 1962 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आएगा आपका 1966 में और राज मन्नार कमेटी आएगी 1969 में। तो जो हमारा आंसर सही होगा आपका वह सही होगा ऑप्शन 4। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य था। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत था उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो उसका मूल उद्देश्य था शासन के कार्यों में बंटवारा। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य शासन के कार्यों का बंटवारा था।
मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि राज्य की शक्ति उसके तीनों भागों कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। ब्रिक्स संगठन का विचार किस व्यक्ति ने दिया है? ब्रिक्स संगठन का विचार किस व्यक्ति ने दिया है? तो जिम ओ'नील ने। ब्रिक्स संगठन का विचार अर्थशास्त्री थे, जिम ओ'नील द्वारा दिया गया था। और इनके बाद ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना ने ब्रिक नामक संगठन कब बनाया? तो 2009 में। 2009 में बनाया। इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका कब इसमें साउथ अफ्रीका कब इसमें शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है 2010 में। इस संगठन का वर्तमान में ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिक सम्मिलित जब 2009 में ब्रिक आया था, बट साउथ अफ्रीका जुड़ने पे इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो जो गलत जोड़ा है उसका हमें क्या करना है? तो चयन करना है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी पुस्तक नहीं है, तो हमारा यही सही होगा। कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति अपनाई? राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति को किस विद्वान द्वारा अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था हीगल के द्वारा। किसके द्वारा? हीगल के द्वारा। हीगल के द्वारा यह अपनाया गया था। हेतुवादी दिया था, हेतुवादी, इसका जो शाब्दिक अर्थ है या इसका जो अर्थ है उसे प्रयोजनवादी, हेतुवादी या प्रयोजनवादी। तो यह किसके द्वारा दिया गया था? हीगल के द्वारा दिया गया था। हीगल ने इसे अपनाया था। हीगल ने अरस्तु के आदर्श राज्य की वास्तविकता का खंडन करने हुए सभी राज्य तर्कसंगत होते हैं, क्योंकि जो वास्तविकता का खंडन किया था अरस्तु के आदर्श राज्य की, और कहते हैं कि सभी राज्य जो है वह तर्कसंगत होते हैं क्योंकि उनका विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, अर्थात संसार के समस्त घटनाएं जो हैं एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार घटित होती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। देखिए, मोहम्मद शादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इसके अलावा देखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, और उसके बाद अब कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और बी.एल. मित्र थे, जो बाद में एन माधवराव आए थे। बी.एल. मित्र के बदले कौन आए थे? एन माधवराव। और डी.पी. खेतान के बदले आए थे टी.टी. कृष्णमाचारी। ये थे प्रारूप समिति के सदस्य। तो तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है तो लिंडसे, एडी लिंडसे जो है लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। और बाकी देखिए सार्टोरी, डेहल, सुम्पीटर, ये सब समर्थक हैं अनुभववाद या व्यवहारवाद के। तो लिंडसे जो है वह व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। किसने कहा कि राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है? किसने कहा कि राज्य जो है वह कानून का शिशु और माता पिता दोनों है? तो ये कहने वाले कौन थे? मैकाइबर। मैकाइबर ने कहा कि राज्य कानून का शिशु और माता पिता दोनों है। मैकाइबर कहते हैं कि कानून राज्य की उत्पत्ति से पहले भी था, और राज्य केवल कानून बनाता है, उसका सृजन नहीं करता। राज्य क्या करता है? केवल कानून बनाता है, उसका सृजन नहीं करता। जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसने भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता के संबंधी नहीं बताया। भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता के संबंध में नहीं बताया, इसीलिए इन्हें खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। मिल ने ऐसे लोकमत के निर्माण पर बल दिया था जो कि सचमुच सहनशील हो, मतांतर को महत्व देता हो और जो मानवीय ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए नए विचारों का स्वागत करता हो। ये बात करते हैं मिल। मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध ही नहीं बनाया था। भाषण की स्वतंत्रता और काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया था, इसलिए इन्हें खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1974 में। 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी वर्ष जो था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO को मान्यता दी थी। 1974 में ही इन्होंने PLO को भी मान्यता दी थी।
स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे वह थे, हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें फोर्थ, उक्त में से कोई नहीं था, मतलब इन जो थे इनमें से कोई नहीं था। देखिए जो के मुंशी थे, ये प्रारूप सभा के सदस्य थे। जॉन मथाई जो थे ये रेल मंत्री थे उस समय। शिक्षा मंत्री इसमें से हाँ देखिए इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत की आलोचना की है? ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी विचार की आलोचना करने वाले कौन है? तो वह है सर हेनरी मैन। ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता की एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना सर हेनरी मैन ने की। प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्नांकित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो स्पिरिट ऑफ लॉज में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया है। मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज है, इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। किस विद्वान ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? संगठनात्मक ढांचे के प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है मॉरिस डुवर्जर के द्वारा। मॉरिस डुवर्जर के द्वारा संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करते हैं डुवर्जर, मॉरिस डुवर्जर। इन्होंने 4 प्रकार के राजनीतिक दल की बात की है। पहला काकस, दूसरा शाखा, तीसरा सेल और चौथा मिलिशिया। ये देखिए क्रम से भी पूछा जाता है। कॉकस पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे शाखा, थर्ड नंबर पे आपका होगा सेल और फोर्थ नंबर पे होगा मिलिशिया। तो ये पूछा जाता है आपका क्रम से भी। निम्नांकित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना। राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना ये राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सम्मिलित नहीं है? तो देखिए बेंथम बात करते हैं एक व्यक्ति एक वोट का, सही है। जेएस मिल पारित मताधिकार की बात करते हैं। जीडीएच कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। जॉन लॉक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का विचार इनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन 4 जॉन लॉक गलत जोड़ा है। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन है आपका प्रोधा का। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह विचार है प्रोधा का। प्रोधा जो है एक क्या थे? तो अराजकता विचारी थे, अराजकतावादी विचारक थे। और इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट इज प्रॉपर्टी। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट इज प्रॉपर्टी, जिसमें इन्होंने संपत्ति के अधिकारों की आलोचना की है। ये क्या कहते हैं? तो संपत्ति के ये कहते हैं कि संपत्ति उसके स्वामी को अन्य लोगों पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने में सहायता करता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस हेयर के द्वारा। थॉमस हेयर द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया गया था। इसके तहत 2 तरीके बताए थे इन्होंने। पहला सूची प्रणाली और दूसरा एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। भारत के संविधान में भी ये व्यवस्था को कुछ पदों पर निर्वाचन में अपनाया गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन में भी इसे अपनाया गया है। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक कौन था? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक है जीडीएच कोल। जीडीएच कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख समर्थक हैं। ग्रेबियल आमंड द्वारा प्रस्तुत दबाव समूहों के वर्गीकरण में कौन सा नहीं शामिल है? ग्रेबियल आमंड ने जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया था उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो गैर संस्थागत समूह की बात नहीं करते। ग्रेबियल आमंड गैर संस्थागत समूह की बात नहीं करते। इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं, वर्गीकरण किया इन्होंने दबाव समूह के 4 प्रकार बतलाए हैं। पहले नंबर पे समुदायात्मक दबाव समूह, सेकेंड इन्होंने बतलाया है गैर समुदायिक दबाव समूह, तीसरे नंबर पे है संस्थागत दबाव समूह और चौथे नंबर पे है अप्रतिमानी दबाव समूह। अप्रतिमानी दबाव समूह, गैर समुदायात्मक दबाव समूह, उसके बाद चौथे नंबर पे अप्रतिमानी दबाव समूह। तो गैर संस्थागत समूह दबाव समूह की बात ये नहीं करते, बल्कि संस्थागत दबाव समूह की बात करते हैं।
वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा दलीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा दलीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? तो उत्तरी कोरिया। वर्तमान में उत्तरी कोरिया में राजतंत्रीय व्यवस्था है, जहां दलीय व्यवस्था नहीं है। जबकि देखिए पोलैंड में बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है। क्यूबा और चीन में क्या है? तो क्यूबा और चीन में एकल दलीय व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन रूसों के विचारों के अनुकूल नहीं है? रूसों के विचारों के अनुकूल नहीं है बहुमत की इच्छा। रूसों बहुमत की इच्छा की बात नहीं करते। बल्कि समान इच्छा के द्वारा ही रूसों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थन करता है। समान इच्छा की बात करते हैं, बहुमत की इच्छा की बात वो नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो बार्कर। बार्कर एक तत्ववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद मुक्त करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य स्तर पर एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से कौन जेएस मिल के विचारों के अनुकूल नहीं है? तो जेएस मिल से संबंधित विचार जो नहीं है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन जेएस मिल से संबंधित नहीं है। जेएस मिल पारित मताधिकार, महिला मताधिकार और राज्य एक आवश्यक बुराई है, इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग है? संवैधानिक आयोग का अर्थ है जिसका कोई आर्टिकल है जो संविधान में जिसकी व्याख्या आर्टिकल के द्वारा की गई है। कौन सा संवैधानिक आयोग है? तो देखिए, जो संवैधानिक आयोग है राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक आयोग है। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। बाकी योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये संविधानिक है, यानी ये सांविधिक विचार है। संवैधानिक जो आयोग है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाता है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में 75 क्लॉक 3 में एक तरफ कार्यपालिका सरकार जो है वो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और यदि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देती है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वह लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से ही पारित माना जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री है वह नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 में क्या होगा? तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा। भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया? भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ किया गया 1968 में। भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का प्रारंभ 1968 में किया गया। और यह सबसे प्रथम जो निष्पादन बजट है वह सबसे पहले कहाँ आया? तो अमेरिका में आया था, हुवर आयोग के द्वारा। अमेरिका में हुवर आयोग के द्वारा 1949 में आया था। और इसी के सिफारिश के आधार पर 1950 में अमेरिकी बजट प्रणाली ने इसे अपना लिया। 1950 में अमेरिका ने इसे अपना लिया। 49 में आया था हुवर आयोग के द्वारा, लेकिन 1950 में अमेरिका ने इसे अपना लिया। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजिगीषु का तात्पर्य है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजिगीषु का तात्पर्य है जो जीतने की इच्छा रखता है। जो जीतने की इच्छा रखता है। इन्होंने मंडल सिद्धांत दिए हैं, उसके तहत उन्होंने 12 राज्यों को रेखा तथा मध्यवर्ती राज्यों को विजिगीषु राज्य कहा है। विजिगीषु राज्य से अभिप्राय है जीतने की इच्छा रखने वाला राज्य। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक कर दिया गया? भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक कर दिया गया? तो 1976 में। 1976 में लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक कर दिया गया। किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है? राजनीति प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। ये कौन कहता है कि जो राजनीति है वह प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन करता है? तो यह कथन है हेराल्ड लासवेल का। हेराल्ड लासवेल कहते हैं जो कि राजनीति प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू होती है? तो सावधि शासन प्रणाली की शुरुआत होती है आपकी लॉर्ड कर्जन के। भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा होती है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा होती है।
सावधि प्रणाली को जो कार्यकारी पद्धति भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सावधि प्रणाली को कार्यकारी पद्धति। उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में किसने इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन किया? तो उत्तर शीत युद्ध के वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन करने वाले हैं फ्रांसीसी फुकुयामा। फ्रांसीसी फुकुयामा इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन करने वाले विचारक हैं। निम्नांकित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रों की भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु ऋण दिया जाता है? किस संस्था के द्वारा राष्ट्रों की भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु ऋण दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, IMF द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा राष्ट्रों को भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु क्या दिया जाता है? तो ऋण दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण को लागू करने का श्रेय किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण लागू करने का श्रेय दिया गया मार्टिन कॉपलान को। मार्टिन कॉपलान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण लागू करने का श्रेय दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया था? तो रिचर्ड स्नाइडर थे। रिचर्ड स्नाइडर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया, रिचर्ड स्नाइडर ने। किस विद्वान के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन करता है? तो ये कहने वाले हैं गैटिल। गैटिल कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वह राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो विकास प्रशासन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1955 में UL गोस्वामी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1955 में। 1955 में किया गया था UL गोस्वामी के द्वारा। भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? भारत में जिलाधिकारी के के पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1772 में। भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन किया गया था 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा जिलाधिकारी पद का सृजन किया गया था भारत में 1772 में। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण किस शहर में किया जाता है? भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जाता है नागपुर में। भारत की राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो नागपुर में। भारत के राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को मुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है। भारत में राष्ट्र लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को मुक्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। और जो ये लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 317 है, इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 317 के तहत। निम्नांकित में से किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाई जाती? अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाने वाली जो व्यवस्था है वह एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका जो है यह अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है किस संविधान के संशोधन के द्वारा? तो संविधान संशोधन 25वां संविधान संशोधन के द्वारा। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए लाया गया था और इसके तहत ही नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। निम्नांकित में से कौन विचारक स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं? तो एक दूसरे का विरोधी मानने, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानने वाले विचारक हैं हॉबहाउस। हॉबहाउस जो है वो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी, पर ये तो नहीं मानते हैं ना हॉबहाउस। अच्छा, नहीं मानते हैं, हॉबहाउस नहीं मानते हैं। तो आप लोग नहीं, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। लॉर्ड एक्टन भी नहीं मानता है, लॉर्ड एक्टन मानता है, लॉर्ड एक्टन मानता है। टोनी जो है वो नहीं मानते हैं, हॉबहाउस नहीं मानते हैं। बाकी देखिए पेरेटो, हेयक, फ्रीडमैन, ये सब स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है? जहाँ कानून नहीं होगा वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी, यह कथन है, यह कथन था, देखिए यह कथन जॉन लॉक का है। तो उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, क्योंकि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन है जॉन लॉक का। किसने कहा समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है? समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने की बजाय उसके लिए आवश्यक है, यह कहता है कौन? तो ये कहते हैं RS टोनी।
अरिस्टोनी ने स्पष्ट शब्दों में समानता तथा स्वतंत्रता को एक दूसरे के लिए आवश्यक माना है। संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया था? संविधान में मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन, तो मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में। भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायाधीश के प्रयासों से हुई थी? भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायाधीश के प्रयासों से हुई थी? तो जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती के विचारों के अनुसार। देखिए, भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। जस्टिस पी.एन. भगवती ने प्रारंभ की थी और इसे न्यायिक सक्रियतावाद भी कहते हैं। जनहित याचिका को न्यायिक सक्रियतावाद भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? कटौती प्रस्ताव का। कटौती प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। देखिए, जो कटौती प्रस्ताव है ये 3 प्रकार के होता है। पहला मितव्ययित कटौती प्रस्ताव, दूसरा होगा नीति निर्मोधन कटौती प्रस्ताव और तीसरा होगा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इकोनॉमिक कट, डिसअप्रूवल और पॉलिसी कट और टोकन कट, 3 प्रकार के ये जो कटौती प्रस्ताव होते हैं जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने निम्नलिखित में से किसको सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने किसको सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी है? तो ये देने वाले किसको दी इन्होंने? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसको कहा गया सुशासन की कुंजी? तो आरटीआई को, सूचना के अधिकार को, सूचना के अधिकार को कहा गया। द्वितीय प्रशासनिक आयोग के द्वारा सूचना के अधिकार को सुशासन की कुंजी कहा गया था। कब आया है सूचना का अधिकार? तो 2005 में आया था। 2005 में। भारत में लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? भारत में लोकपाल की संस्तुति सबसे द्वारा जो की गई थी वह की गई थी आपकी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा भारत में लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति दी गई थी। निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंटल मॉडल किस विद्वान द्वारा किया गया? इंक्रीमेंटल मॉडल ये दिया गया था चार्ल्स लिंडब्लॉम द्वारा। चार्ल्स लिंडब्लॉम द्वारा इंक्रीमेंटल मॉडल दिया गया था, चार्ल्स लिंडब्लॉम द्वारा। लोक प्रशासन में अंगूर लता संचार किस प्रकार का संचार है? तो अंगूर लता संचार जो है वो अनौपचारिक संचार है। अंगूर लता संचार। निर्णय निर्माण का सीमित तार्किकता की धारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हर्बर्ट साइमन के द्वारा। निर्णय निर्माण का सीमित तार्किकता की धारणा का प्रतिपादन किया था हर्बर्ट साइमन ने। नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया है? तो नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत देने वाले हैं एफी फिडलर। एफी फिडलर ने नेतृत्व की आकस्मिकता सिद्धांत की बात की है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली जो थे वह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। किस देश में स्वतंत्र नियामकीय आयोग का सर्वप्रथम विकास किया गया? तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग का विकास सबसे पहले कहाँ किया गया? तो अमेरिका में। अमेरिका में। यह प्रश्न देखिए, तीनों जो पेपर हमने पढ़ा है सभी में यह प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है। नियामकीय आयोग की सर्वप्रथम जो स्थापना होती है वह अमेरिका में होती है। निम्नलिखित में से किस प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है? किस प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है? तो शीर्ष अधिकारियों का निलंबन। शीर्ष अधिकारियों का निलंबन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ये देखिए, जो विधायी नियंत्रण द्वारा प्रशासन के विधायी नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं बजट, प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से और आलोचना करने के माध्यम से। तो शीर्ष अधिकारियों का निलंबन प्रशासन विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं होगा। भारतीय संविधान में बजट का क्या नाम दिया गया है? भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? तो वार्षिक वित्तीय वर्णन। वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है इसमें। बजट शब्द जो है यह भारतीय संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है उसकी जगह पे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में लाइन सूत्र अभिकरण है? सूत्र अभिकरण निम्नलिखित में से कौन है? जो सूत्र अभिकरण है वह है निर्देशालय। निर्देशालय जो है वह सूत्र अभिकरण है। और योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सचिवालय ये क्या है? तो ये स्टाफ अभिकरण है। ये तीनों स्टाफ अभिकरण है और निर्देशालय जो है वह सूत्र अभिकरण के अंतर्गत आएगा। अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता पद सोपान की अवधारणा प्रतिपादन किया था अब्राहम मास्लो ने।
अब्राहम मास्लो के द्वारा आवश्यकता पद सोपान की धारणा का प्रतिपादन किया गया था अभिप्रेरणा के क्षेत्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 को धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसका हमें क्या करना है, चयन करना है। तो गुरनार मिडल, इंडियन ड्रामा, तो यही गलत है, पहला ही गलत है। गुरनार मिडल इंडियन ड्रामा नहीं होगा, ये मिडिल राज्य से संबंधित है। गुरनार मिडल जो है मिडिल राज्य से संबंधित है। और देखिए डेविड हेल, इंडियन ड्रामा, देखिए एशियन ड्रामा है, इंडियन ड्रामा नहीं इनकी पुस्तक, एशियन ड्रामा भी इनकी पुस्तक, इसलिए इंडियन ड्रामा लिखा हुआ है। गुरनार मिडल की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा। डेविड हेल की पुस्तक है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉबर्ट नोजिक की एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद की एक विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवाद की एक विशेषता नहीं है, राज व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। राज व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है, यह व्यक्तिवादी विशेषताएं नहीं है। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन अरस्तु के विचारों की विशेषता नहीं है? तो अरस्तु के विचारों की विशेषता नहीं है निगनात्मक पद्धति। निगनात्मक पद्धति अरस्तु के विचारों की विशेषता नहीं है, क्योंकि जो अरस्तु है वह आगनात्मक पद्धति की बात करते हैं। निगनात्मक से संबंधित है प्लेटो। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्ययवाद की विशेषता है? प्रत्ययवाद की विशेषता है कि राज्य सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है। राज्य जो है वह सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है। प्रत्ययवादी दार्शनिक जैसे अरस्तु, प्लेटो आदि हैं, जो राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को क्या मानते हैं, तो साधन मानते हैं। और अरस्तु ने राज्य को सभ्य जीवन की पहली आवश्यकता माना है, क्योंकि राज का अस्तित्व तो मनुष्य की नैतिक आवश्यकता। भारत के संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश से संविधान में लिया गया? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है जापान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता है वह है कार्य विभाजन में एवं विशेषीकरण। कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। भारत में निम्नांकित में से किस संस्था में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? किस संस्था में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो योजना आयोग में। योजना आयोग में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम यह सम्मिलित नहीं है नीति निर्देशक तत्वों में। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा था? तो सहकारी संघवाद का एक उदाहरण करने वाले हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। कौटिल्य के अनुसार उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौटिल्य के अनुसार उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य था वह है राज्य के क्षेत्र की रक्षा व उसका संवर्धन करना। राज्य के क्षेत्र की रक्षा व उसका संवर्धन करना। निम्नलिखित में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है चौखंबा राज। चौखंबा राज जो है यह लोहिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? तो राज्य का नैतिकता में विश्वास। राज्य का नैतिकता में विश्वास यह जो है गांधीवाद के अनुकूल नहीं है। गांधी जी जो थे उन्होंने राज्य की नैतिकता में विश्वास नहीं किया था। राज्य की नैतिकता में उन्होंने विश्वास नहीं किया था, बल्कि गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार किया था। किस विचारक ने राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है? किस विचारक ने राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है? तो गांधी ने। राज्य की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता में अंतर करने वाले महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी व्यक्ति को राज्य में श्रेष्ठ मानते हैं और राज्य को अनैतिक मानते हैं। व्यक्ति को नैतिक में श्रेष्ठ मानते हैं और राज्य को क्या मानते हैं? तो अनैतिक मानते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक ह्रास की धारणा की बात प्रतिपादन किया? राजनीतिक ह्रास, पॉलिटिकल डीके की बात कौन करता है? तो हंटिंगटन। राजनीतिक ह्रास की बात करते हैं हंटिंगटन। किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम की तरह है? तो धर्म एक अफीम की तरह यह मानने वाले कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी थी। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन किसका है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, ये कहने वाले हैं लेनिन। निम्नलिखित में से किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया? किस विचार का जॉन लॉक के द्वारा समर्थन नहीं किया गया? तो नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है, यह कौन स्वीकार नहीं करते? तो इसका समर्थन नहीं करते जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं कि अगर
सरकार अगर गलत कर रही है नागरिकों के खिलाफ तो नागरिक क्रांति कर सकते हैं उनके विरुद्ध। ये बात हॉब्स कहते हैं। सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं देते हैं हॉब्स, लेवियाथन के विरुद्ध। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में मुख्यतः किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो जो दास कैपिटल है इसमें अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात की गई है और यह प्रकाशित होती है 1867 में दास कैपिटल। किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया? तो जन क्रांति का प्रतिपादन करने वाले विचारक है माओ त्से-तुंग। किस विद्वान ने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने मूल्यों को सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 2009 में। 13 अगस्त 2009 में भारत आसियान के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। भारत आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ पर विशेष भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2012 में किस शहर में किया गया था? तो 2012 में नई दिल्ली में किया गया था। 20वीं वर्षगांठ पर विशेष भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2012 में किया गया था। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का संगठन का सदस्य नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य भारत नहीं है। भारत की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए जो पंचशील समझौता है ये कब होता है? तो ये 1954 में 1954 में होता है 29 अप्रैल को। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो जो ताशकंद समझौता होता है यह होता है आपका पाकिस्तान के साथ हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता होता है 1966 में। सिंधु जल संधि होती है, सिंधु जल संधि 1960 में जल संधि। और बांडुक सम्मेलन जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। 1954 में होता है आपका बांडुक सम्मेलन। देखिए 1954 में पंचशील समझौता भी होता है 1954 में और बांडुक सम्मेलन भी 1954 में। तो जो पंचशील समझौता होता है ये कब किया गया था? तो ये 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल। और बांडुक सम्मेलन जो है, बांडुक सम्मेलन जो था वो भी 1954 में है। इसका डेट देखिए नहीं पता है। पंचशील जो है तो पहले नंबर पे हमारा पंचशील आएगा, सेकंड नंबर पे ताशकंद आएगा, बांडुंग आएगा। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 हमारा सही होगा, ऑप्शन 3। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था 1972 में। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। मृदुल शक्ति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो मृदुल शक्ति की अवधारणा के प्रतिपादक है जोसेफ नाई। किसने कहा कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं? राजनीतिक दल विचारों के दलाल है, ये कहने वाले हैं लावेल ने कहा है कि जो राजनीतिक दल है वे विचारों के दलाल। निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को चौथा विश्व के रूप में जाना जाता है? तो चौथे विश्व के रूप में जाने वाले जो अल्प विकसित देश जो है, अल्प विकसित देश, इसे चौथा विश्व के रूप में जाना जाता है, चौथे विश्व के रूप में जाना जाता है। देखिए जो 1968 में नई दिल्ली में संपन्न जो अंटार्कटिका का सम्मेलन के हुआ था उसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1971 ईस्वी में अल्प विकसित देशों को एक नई श्रेणी सृजित की जिसे चौथा विश्व कहा गया। कब इन्हें कहा गया? तो 1971 में अल्प विकसित देशों को चौथा विश्व कहा गया था। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन 2011 में कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन 2011 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस्तांबुल में। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन 2011 में तुर्की के ऐतिहासिक शहर जो इस्तांबुल है उसमें संपन्न हुआ था 1971 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अल्प विकसित देशों को क्या कहा था? तो चौथा विश्व कहा था। निम्नांकित में से किसके द्वारा पहली बार जीवंत विकास की धारणा का प्रतिपादन किया गया? तो जीवंत विकास की धारणा का प्रतिपादन करने वाले हैं ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा। ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा जीवंत विकास की धारणा का प्रतिपादन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो कि सुमेलित नहीं है? तो देखिए डेविड ईस्टन ये राजनीतिक व्यवहारवाद से संबंधित है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद भी दिया है। जी आमंड जो है ये संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। जो हेराल्ड लासवेल है ये संचार के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, संचार के सिद्धांत से ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। जो कार्ल डीच है वे संचार के सिद्धांत से संबंधित है, कार्ल डीच।
और जो लास्ट ये इससे संबंधित नहीं है। किस विद्वान ने नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी है? नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो हरमन अप्रशिक्षित असमय विक्टर थॉम्स नहीं, वेबलेन होगा। ये नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा देने वाले हैं थॉस्टिन वेबलेन। थॉस्टिन वेबलेन। किस विद्वान ने दबा समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देने वाले कौन है? हरमन फाइनर। हरमन फाइनर ने दबा समूहों के अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी थी। अरब देशों में चल रही लोकतांत्रिक क्रांतियों में कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? तो जो कमल क्रांति है इसका संबंध था मिस्र से। कमल क्रांति का संबंध था मिस्र से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के वर्तमान चक्र यानी दोहा चक्र की शुरुआत कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के जो दोहा चक्र है उसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत होती है नवंबर 2001 में। दोहा चक्र की शुरुआत होती है नवंबर 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसका चयन हमें करना है। तो महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावादी थे। राम मनोहर लोहिया संपूर्ण क्रांति की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं जेपी नारायण। जयप्रकाश नारायण दलविहीन लोकतंत्र की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद से। तो संपूर्ण क्रांति की बात जेपी नारायण द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 2 से होगा हमारा राम मनोहर लोहिया, इससे संबंधित नहीं है। राज एक अनावश्यक बुराई है। राज एक अनावश्यक बुराई है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो अराजकतावाद के द्वारा। अराजकतावादी जो है वह राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। गांधी जी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में बतलाना है। गांधी जी के संबंधित जो निम्नलिखित घटनाएं हैं इनका हमें क्या करना है? तो कालक्रम बतलाना है। तो हिंद स्वराज 1909 में। हिंद स्वराज के प्रकाशन कब होता है? तो 1909 में। चौरी चौरा कांड होता है 1922 में। 1922 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और साबरमती जो आश्रम है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1915 में। 1915 में। तो हमारा आंसर सही होगा 1 4 3 2 ऑप्शन 1 4 3 2 ऑप्शन 4 सही होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकता? कौन राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकता? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है यह राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? ये काम करती है मानवाधिकार की रक्षा के क्षेत्र में। मानवाधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधी जी द्वारा नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधी जी द्वारा नहीं दिया गया है? तो दरिद्र नारायण की अवधारणा ये गांधी जी का विचार नहीं है। किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का विचार है दरिद्र नारायण की अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जो जोड़ा सुमेलित नहीं है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क में नहीं है, ये कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में। यूनिसेफ है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ है न्यूयॉर्क में, तो ये भी गलत है। हमें सुमेलित नहीं है का चयन करना है। तो देखिए इसमें ये दोनों गलत है। ये गलत है, आंसर गलत है। ये क्वेश्चन ही लग रहा है गलत दिया गया था। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ है। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ है विदेश नीति की स्वतंत्रता। विदेश नीति की स्वतंत्रता। संघात्मक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संघात्मक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, यानी उपयुक्त सभी। चारों जो है ये तीनों जो है यह संघात्मक व्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्व है। रूसों की समान इच्छा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रूसों की समान इच्छा के बारे में कौन सा कथन जो कि असत्य है? तो समान इच्छा सभी की इच्छा अथवा बहुमत की इच्छा है। तो ये बहुमत की इच्छा की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन 3 हमारा असत्य होगा रूसों के संबंध में। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की धारणा की कौन सी विशेषता नहीं है? मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की धारणा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पद तथा पदाधिकारी एक है। पद तथा पदाधिकारी एक है, यह मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषता नहीं बतलाई है। प्लेटो व अरस्तु के विचारों में तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो और अरस्तु के विचारों के संबंध में तो देखिए प्लेटो के अनुसार राज्य क्या है? साधन है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साध्य है। तो ये जो विचार है कथन जो है वह सत्य है। प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है और जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साध्य है। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में तो फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मिश्रित रूप पाया जाता है, तो यह कथन सत्य है। फ्रांस में संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मिश्रित रूप पाया जाता है। फर्स्ट हमारा सही है।
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय परिषद जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग मानवाधिकार परिषद नहीं है। और आज का आखिरी सवाल, निःशस्त्रीकरण का सटीक तात्पर्य क्या है? निःशस्त्रीकरण का सटीक तात्पर्य क्या है? नए शस्त्रों का उत्पादन पर रोक, वर्तमान शस्त्रों में कटौती और शस्त्रों के व्यापार पर रोक। उक्त तीनों जो है ये सटीक तात्पर्य है निःशस्त्रीकरण के। ऑप्शन 4 सी है। सो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न हमारा समाप्त होता है और हम व्याख्या ज़्यादा करते नहीं चल रहे हैं। अभी हम लोग सही निगाह में पूरे प्रश्न पत्र को बस सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारा नया, इसके बाद जब टोटल पेपर हम लोग पीजीटी का कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करके उसकी व्याख्या सहित करते चलेंगे, जिसका हम लोग चारों ऑप्शनों पर उसकी व्याख्या देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।